अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद मार्च में महज चंद घंटे रह चुके हैं, लेकिन मार्च से कबल ही मुल्क भर में अफरा तफरी और अनारकी की कैफियत है। इस वक्त मुल्क के हालात 2014 के आज़ादी मार्च की जानिब जा रहे हैं, जहां पीटीआई क़यादत और कारकुनान की जानिब से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पीटीवी पर हमला किया गया, पुलिस एहलकारों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की पकड़ धकड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो चुका है, जबकि हुकूमत ने भी मार्च को रोकने और शुरका से आनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मार्च रोकने का फैसला काबीना इजलास में किया गया, जबकि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तमाम इत्तेहादी सियासी जमातों की नुमाइंदगी से यह पैगाम भी दिया गया कि यह फैसला महज मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों का मुतफ़िका फैसला है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कहा गया, जरा उसकी एक हल्की के साथ रखता है। अगर कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश बमबार जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा और इमरान खान तुम्हारा हाथ आनी, कानून के हाथ तुम्हारे हाथ को जकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वफाक के ऊपर हमला अगर होने आ रहा हो, उसे किसी कीमत पे ना कोई कानून और ना आईनी तौर पे जो है वो इस बात की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं। जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए, आपको हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझ कर दफा 144 के निफाज का फैसला किया है और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। हुकूमत की जानिब से सिंध और पंजाब में दफा 144 नाफिज करते हुए दाखिली रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में पेशावर में मौजूद है। इमरान खान ने कल हर सूरत में पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि हुकूमत जो चंद घंटे कबल तक मार्च की इजाजत देने के लिए रजामंद थी, अचानक पकड़ धकड़ पर क्यों उतर आई है? रुकावटें मार्च को रोकने में किस कदर मुआविन हो सकती हैं? मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी की फजा को कैसे खत्म किया जा सकता है? और कौन है जो हुकूमत और पीटीआई में सालसी का किरदार, मीडिएशन का किरदार अदा करेगा? हुकूमत का दावा है कि तहरीक इंसाफ पुरअमन मार्च की बजाय खूनी मार्च का इरादा रखती है। हुकूमत को इस हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं जिनके मुताबिक पीटीआई मुसल्लह अफराद के जरिए हमलावर हो सकती है। हुकूमत के इस दावे में किस हद तक सदाकत नजर आती है, क्योंकि इमरान खान के करीबी साथी और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद बार बार मार्च को खूनी मार्च बनाने की धमकी दे चुके हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल में जाने की धमकियां दी जा रही हैं। वही श्रीलंका जहां अवाम ने वज़रा के घुसकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जहां एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकारों समेत दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। श्रीलंका के अंदर हालात है, मुझे खौफ ये कि ये महीने नहीं ये हफ्तों के अंदर हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ ऐसी फजा बनी हुई है और ये बनाई जा रही है गैर मुल्की ताकतें वही जो अपने टौटों को लेके आई है। ऐसी फजा बनाई जा रही है कि उस रैली में लोग अपने आप। इस वक्त मुल्क में जारी अनारकी को बाहमी अफवाह तफहीम से हल किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि मुज़ाकरात कौन और किससे करेगा? तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार तासुर दिया जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार इदारों को सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए उकसा रहे हैं। अपनी तकारीर और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत की बजाय बराह रास्त इदारों के लिए पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान मामलात को उस जानिब ले जा रहे हैं जहां मुल्क से जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाए। आज भी उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करने की बजाय बार बार न्यूट्रल्स को मुखातिब हुए उन्हें नताइज भुगतने की धमकी भी दी है, यानी वो बराह रास्त न्यूट्रल्स को पैगाम दे रहे थे। और हैरानकुन बात तो यह है कि गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहें, उससे पहले वो न्यूट्रल से मुताल्लिक क्या कहते रहे वो भी आपके सामने। आज उन्होंने एक मुख्तलिफ बयानिया सामने रखा है। आज इमरान खान साहब क्या कह रहे थे न्यूट्रल से मुताल्लिक और कितनी बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी आपके सामने रखा है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ न सिर्फ न्यूट्रल लफ्ज़ के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं, वहीं वो ब्यूरोक्रेसी को नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने और रियासत से बगावत पर भी उकसाते रहे हैं। सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी परवेज इलाही भी ब्यूरोक्रेसी के साथ आनी हाथों से निपटने का ऐलान कर रहे हैं। किस बेसिस पे आपने ये किया? वारंट के बगैर लोगों के घरों में घुस गए। एक एक का हम नाम नोट कर रहे हैं और ये जो इस्लामाबाद का आईजी है इसको तो खास तौर पे, क्योंकि इसको तो वैसी सजा होनी चाहिए थी और इसीलिए इसको लेके आए। जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी से लेके ये डीसी, ये नोट कर लें जो ख़वातीन हमारी रहनुमा हैं उनके साथ किया है
ये कोई ऐसे रायगा नहीं जाएगा। सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए और एक एक से इंशाल्लाह ताला ये एक एक काफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही रवैया 2014 में था, जब उन्होंने लाहौर से रवानगी के वक्त यकीन दिलाया था कि उनका मार्च पुरअमन होगा, मगर इसी दौरान इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही मुल्क भर में अनारकी फैली। इमरान खान ने अवाम को सिविल नाफरमानी पर उकसाया। पीटीआई चेयरमैन ने आईजी इस्लामाबाद को फांसी देने का ऐलान किया, जबकि उस वक्त के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने अवाम को जलाने और मारने की धमकियां भी दी। मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। अगर सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वक्त भी अपने अमाल की वजाहतें दी गई, एहतजाज को अपना आईनी हक करार दिया गया। आज भी एक पुलिस एहलकार को कैमरों के सामने कत्ल करने के वाकयात को भी सेल्फ डिफेंस करार दिया गया है, जबकि पीटीआई के इत्तेहादी तो शहीद पुलिस एहलकार के हवाले से हर्जासराई कर रहे हैं कि वो एहलकार शहीद है या नहीं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने पुलिस एहलकार की शहादत पर क्या कहा है और फिर परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल। हुकूमत पीटीआई के माजी को मद्देनजर रखते हुए अपने इकदामात को जस्टिफाई कर रही है, जबकि पीटीआई बार बार दावे कर रही है कि इसके पुरअमन एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि अगर एहतजाज पुरअमन था तो फिर बार बार खूनी मार्च के नारे क्यों लगाए गए? अगर एहतजाज पुरअमन था तो पुलिस एहलकार पर गोली कहां से चलाई गई? अगर इस्लामाबाद की जानिब मार्च पुरअमन था तो इंतखाबी हलकों की बजाय पेशावर को ठिकाना क्यों बनाया गया? और एहतजाज पुरअमन था तो शहीद पुलिस एहलकार के कत्ल को जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है? यकीनन आईने पाकिस्तान हर शहरी को तंजीम साजी और एहतजाज का हक देता है। अगर एहतजाज पुरअमन था तो पीटीआई अपने अमल से इंतशार की फजा क्यों बना रही है? ऐसे ही दर्जनों सवालात मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पुरअमन एहतजाज करने के लिए जा रहे थे, तो फिर हुकूमत उन्हें रोक कर क्या कर रही है? क्योंकि यही हुकूमत माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट रजीम कहती रही है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे है, उसके बाद आलिया अफजल साहब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्च करने से रोक रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, कंटेनर्स है, पकड़ धकड़ है। माजी में आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात फाशिस्ट कहते रहे हैं, हुकूमत को फाशिस्ट रजीम कहते रहे, लेकिन आज आप उनको खुद जमहूरिया का एक्सरसाइज करने से रोक रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब हैं और पीटीआई है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इनके लीडरान ये बार बार कह रहे हैं कि खून रेजी होगी, खून बहेगा, लोग आग लगा लेंगे अपने आप को जो है वो। और फिर हमारे उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये आई हैं कंफर्म कि ये लोग असले से लेस होके जो है वो एंटर होंगे। चलिए, जो बातें आपने पहले की उसका तो एक तरीकाकार हो सकता था कि आप पॉलिटिकली एंगेज करते, आप उनकी क़यादत से बात करते और ऐसी श्योरिटीज लेते कि पुरअमन रहेंगे, वो इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपको क्या बता रही हैं? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि ये असला भी इनके पास है, इनके पास वो वाला इक्विपमेंट भी है जिससे ये आंसू गैस वगैरह को रेजिस्ट कर सकते हैं, और ये जो है ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाएंगे, और फिर जवाबी फायरिंग में जब बहुत सारे लोग बीच में आ जाएंगे तो उसमें कत्ल वारत होगी। ये इनका प्लान है। और कल रात को इनका एक बंदे ने, पीटीआई के लीडर ने लाहौर में एक कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग भी की है, जिससे वो शहीद हो गया। तो अब ये यकीनन कंडेमनेबल है, जितना मैसिव क्रैकडाउन हुआ है और बगैर वारंट गिरफ्तारी के किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करना, इंटरवीन करना, छापे मारना, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब आप गोली मार देंगे अगले को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये कंडेमनेबल है, लेकिन बगैर वारंट के किसी के घर पर छापा मारना कंडेमेबल नहीं है। ये कंडेमेबल से मामला हल नहीं होता। किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना चली गई है, और पुलिस के पास ये राइट है कि अगर उन्हें मालूम हो कि कोई मुल्क में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहता है, सिविल अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, तो एक कानून है जिसका नाम होता है अफनान साहब, ये तो फिर 80 की दहाई की पॉलिटिक्स में धकेल रहे हैं आप मुल्क को। पुलिस के पास ये राइट तो नहीं है कि वो बगैर वारंट के किसी की प्रेमिसेस को ब्रीच करे। चलिए अफनान साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है, पंजाब से रास्ते बंद हैं, लेकिन ये इन लोगों का रूट जो है, ये मार्च तो पेशावर से चलेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो पेशावर से इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, हमने जो है वो नाकाबंदियां लगा दी हैं, जो क्या कहते हैं, पंजाब में एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी, और जो दीगर क्या कहते हैं जगह हैं
जहाँ से लोग मतलब के एंटर हो सकते हैं वहाँ पे, और जो मतलब के ज़ाहिर है कानून के अगेंस्ट जाएगा उसको फिर हम गिरफ्तार करेंगे, उसको फिर उसी तरह डील करेंगे। नहीं देखिए, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। देखिए केपी के अंदर तो आपकी हुकूमत नहीं है, इमरान खान साहब खुद इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, वहां से वो चलेंगे और इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं। जब उस जगह पर मॉब पहुंचेगा, बड़ी तादाद के अंदर लोग होंगे, एक तसादुम का खतरा होगा, क्या हेड ऑन कोलिजन चाह रहे हैं फिर आप? नहीं, हम हेड ऑन कोलिजन नहीं चाह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो है वो इन्होंने 40 दिन से हमारी हुकूमत है, इन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए, हमने इन्हें नहीं रोका। लेकिन जब हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि खून खराबा कराने आना चाहते हैं, सिविल अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, मुल्क में अनारकी लाना चाहते हैं, तो आप अगर कहते हैं तो हम इनको आने देते हैं। फिर कल को आप लोग जिम्मेदारी लेके क्या कहते हैं? नहीं, लेकिन जिस वक्त ये कोलिजन होगा वहां पर, तो आपको नहीं लगता कि फिर डैमेज तो होगा, फिर तीसरी कुव्वत को मौका मिलेगा? देखिए सांप को पाला है, सांप को दूध पिलाया है 22-26 साल, तो वो सांप इतनी आराम से छोड़ेगा तो नहीं ना आपको। आपको नहीं लगता कि इससे तीसरी कुव्वत को सर उठाने का मौका मिलेगा? देखिए कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मतलब के इस वक्त रही नहीं ना। ये तीसरी कुव्वत ही की क्या कहते हैं, ये पैदावार है इमरान खान साहब जो है, और उसके बाद जो कुछ हुआ है पिछले हाइब्रिड रिजीम के साथ पिछले 4.25 साल में, उसके बाद तो तीसरी चौथी कुव्वत का तो मामला। आपको लगता है कि इससे जमहूरियत को भी कोई खतरा नहीं होगा? देखिए मैं जमहूरियत को की ये जंग है ही नहीं, ये जंग तो पाकिस्तान की सर्वाइवल की है। अच्छा अफनान साहब, लास्टली मुझे बताइएगा, आज कैबिनेट का गैर मामूली इजलास हुआ है, ये खबर दुरुस्त है कि काबीना के इजलास में सरकारी अफसरान को एक लम्हे के लिए निकाल दिया गया और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई? जी ये हुआ है। वो किस नौयत की गुफ्तगू है? चलिए अगर गुफ्तगू के कंटेंट्स आप नहीं बता सकते तो क्या किस नौयत की और क्या ऐसी चीजें थी जो ब्यूरोक्रेसी के सामने या अफसरान के सामने डिस्कस नहीं हो सकती थी? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ही को मालूम हो, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ठीक कर सकें, और कुछ मतलब कि ज़्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो आप नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेसी के पास जाए, तो वही उसी से रिलेटेड बात जो है वो डिस्कस हुई है। अफनान साहब, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपको लग रहा है किसी जगह पर कोई आपको ट्रस्ट डेफिसिट है मुक़्तदर इदारों और हुकूमत के दरमियान में भी? देखिए नहीं, सब लोग ऑन बोर्ड हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब एक फितना है, और फितने के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इनको जो है वो निजात दहिंदा समझ रहे हैं। इनको रोकने का फैसला हुकूमत का फैसला है या रियासत का फैसला है? दोनों का है। इस पर आपको वो ड्यू सपोर्ट हासिल है रियासती इदारों की भी? और जी हमें बिल्कुल सपोर्ट हासिल है। और आपको ये गो अहेड मिला है कि आपको ऑल आउट जाना चाहिए? देखिए गो अहेड तो हुकूमत ने ही देना होता है ना, हुकूमत अपने आप को तो नहीं गो अहेड देगी ना। पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी डिटेल में इस पे जो है वो डेलिब्रेशन करके ये फैसला किया है कि इसको आपको रोकना पड़ेगा, वरना तो ये आग जो है ये पूरे मुल्क में फैला देगा। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता को गैर मामूली सिचुएशन बनती है और आपको फौज को तलब करना पड़ता है, तो मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि क्या रियासती इदारे भी ऑन बोर्ड हैं, वो तैयार होंगे? फौज जो है वो आज ऑलरेडी जो है वो इस्लामाबाद में हसास जो इलाके हैं उधर आके डिप्लॉय हो चुकी है। और आपको लग रहा है कि वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही है और यही फिर कैबिनेट के अंदर डिस्कस भी हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, गैर मामूली सिचुएशन बनती है, तो फिर वे आउट क्या होगा? देखिए मैं आपको बड़ी सीधी बात बता दूं, इमरान खान ये कहता है कि मैं वजीर आजम हूँ, तो ठीक है, अगर मैं वजीर आजम नहीं हूँ तो तबाह बर्बाद आग लगा दो सबको। अफनान साहब, लास्टली टुवर्ड्स द वेरी एंड, आपको लग रहा है कि आप ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे या आने वाले दिनों में ये डैमेज मजीद होगा? देखिए मेरा ये ख्याल है कि हालात ख़राब होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन हुकूमत पुरअज़म है, हुकूमत के पास तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो है वो हम इस फितने को रोकेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालवियत का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नक्से अमन के खतरे के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्च की इजाज़त नहीं दी है। इजाज़त ना होने के बावजूद अगर आप जाएंगे तो तसादुम का खतरा है, तसादुम होता है तो फिर आप तैयार हैं उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप किस तसादुम की बात करें? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि मैं वो पाकिस्तान इस वक्त देख रही हूँ जहाँ पर अलामा इकबाल का घर महफूज नहीं है। मैं वो पाकिस्तान इस वक्त देख रही हूँ जहाँ पर उनकी 81 साला बहू महफूज नहीं है। मैं वो पाकिस्तान इस वक्त देख रही हूँ जहाँ पर अलामा इकबाल के घर पर इनके गुल्लू भट्ट रात के 3 बजे अटैक करते हैं। सिर्फ उन घरों पर नहीं, मेरे हर ऐसे घर के ऊपर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल
किया जाता है, कहीं पर वो कैंसर से लड़ती हुई मरीजा, वहां पर उसके बाल नोचे जाते हैं सड़क के ऊपर, और कहीं एक छोटी बच्ची को मेजर साहब के घर के अंदर थप्पड़ मारे जाते हैं। क्या यही वो ख्वाब था जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था इस पाकिस्तान का? नहीं, ये पाकिस्तान उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान गुंडों, लुटेरों, जमानत जदगान, जरदारियों, शरीफों और ये जो चोरों का पाकिस्तान है। राना सनाउल्लाह खान साहब ने ट्वीट किया, उनका कहना है कि पहले तो हमें गालियां मिलती थी, अब गोलियां बरसाई जा रही हैं, कि पुलिस एहलकार पहुंचे, उन पर गोलियां बरसाई गई, एक पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। तो ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। और वो कहते हैं इसी के पेश नज़र, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि मुसल्ला अशखास जो हैं वो आज़ादी मार्च के साथ होंगे, और फिर खुद शेख रशीद साहब इसको खूनी मार्च कह चुके हैं, तो हम फोर्सी करते हुए हमने इसको इजाज़त ना देने का फैसला किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके घर के अंदर रात के 2 बजे कुछ लोग आपके घर की दीवार फलांकर अंदर तशरीफ ले आते हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ लोग सीढ़ियां लगाते हैं, चोरों की तरह आपके घर में घुस आते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मुझे बता दें, किसी का भी रिएक्शन क्या होगा उस वक्त कि चोर आपके घरों में जिस तरह से ये बगैर किसी वारंट के सीढ़ियां लगा किसी की प्रेमिसेस को ब्रीच करना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, कंडेमनेबल है, इसको मैं कंडेम करता हूं। लेकिन ऑब्वियसली पंजाब पुलिस है, अगर पुलिस मोबाइल आती है तो ऑब्वियसली बातचीत होती है, आप डायरेक्ट फायर तो नहीं खोल देते उन पर। जी नहीं, मुझे खुशी हुई है, बात सादा सी है, बात सादा सी है। मोहसिन बेग का किस्सा अभी बहुत ज्यादा दूर का तो नहीं है, वहां पर क्या कहा गया था, क्या कहकर हमारी पार्टी को यह कहा गया था पुलिस कैसे किसी के घर में घुस सकती है? वहां क्या कहा गया था कि उन्होंने फायर, हालांकि उन्होंने सीधे फायर किए थे, बट मारे थे वहां पर और डेलिब्रेटली सब कुछ किया था, दिन दहाड़े में किया था। तब ये लोग सारे चैंपियंस जो आकर हमें ये सुना रहे थे, और वहां पर क्या हुआ है, मेजर साहब की बच्ची को थप्पड़ मारेंगे, उनके अहले खाना से बदतमीजी की गई है, और ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि हम आपके दीवार क्यों फलांग कर आ रहे हैं। आज क्या आपने उनके एफआईआर की रिपोर्ट नहीं देखी कि एफआईआर की रिपोर्ट अगर उस वक्त वो जस्टिफाइड नहीं था तो आज ये भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर उस वक्त हम कंडेम कर रहे थे तो कंडेमनेशन आज भी आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है कि जो सूरत हाल आप फोर्सी कर रहे हैं, अगर ये कुछ हो रहा है, मार्च लेकर निकलेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बनेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? मुझे पहले तो इस बात का जवाब दें कि इंतशार, मुल्क बंद करना तो हमारे लॉन्ग मार्च से पहले इन्होंने शुरू कर दिया है। तो मुझे आप ये बता दें, इंतशार कौन शुरू कर रहे हैं? मुल्क का निजाम कौन इस वक्त मफलूज कर रहे हैं? घरों के ऊपर चादर चारदीवारी के ऊपर इस वक्त अटैक कौन कर रहे हैं? तो इंतशार की सियासत, फितना की सियासत, ये जो अमनो अमान को खराब करने की सियासत है, ये कौन करे? क्या मुल्क इस वक्त किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मुताबिल हो सकता है, खासतौर पर एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क इकोनॉमिकली ठीक नहीं है? अब आईएमएफ के साथ हमारी जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कल एक्सपेक्टेड है। क्या इस मौके पर मुल्क इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मुताबिल हो सकता है? मैं एक सेकंड, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जवाब मैंने देना है। मेरे जवाब में आप सवाल प्लीज अगला मत शुरू कर दें, मुझे पहले एक बात का जवाब देने दें। और बात का जवाब बिल्कुल सादा सा है, ना अमनो अमान को हम खराब करें, ना इंतशार की सियासत हम करें, ना घरों के ऊपर हमले हम करें, ना हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत में जलसियां देख लें, इनके लॉन्ग मार्च देख लें, कांपे टांगने वाला लॉन्ग मार्च देख लें, या मौलाना का वो मार्च देख लें जिसमें सीडीए को कहा गया था कि ये जो मौलाना खुद तो भाग गए, अपने लोगों को वहां पर बरसती बारिश में भूखा प्यासा छोड़कर उनकी हेल्प करें। हमने किसी वक्त भी ये नहीं किया और हम ना आइंदा ऐसे, क्योंकि ना हम फाशिज्म पर यकीन रखते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान को आप उनके मार्च की एग्जांपल दे रही हैं, वो आपके 2014 का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रख देते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। देखिए, मैं तो सादा सी, अभी तो माशियत की बात तो मैं तब करूंगी जो माशी हालात इनसे संभल रहे हो, यानी माशियत के फैसले करने के लिए इनको नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कॉल करनी पड़ी है, इनको चीफ की मदद लेनी पड़ी है। आज 16 इत्तेहादियों को, इतने बुज़दिल हैं ये लोग, 16 इत्तेहादियों को बैठकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम ये फसाद मुल्क में बर्पा करने लगे और हम ये करने लगे। हमने तो एक पुरअमन एहतजाज का कहा है, जब हमने एक पुरअमन एहतजाज का कहा तो ये क्यों ये परेशान हो गया? क्योंकि इनको
पता है अवाम निकल रही है, इनको पता है इनका बयानिया पिट चुका है, इनको पता है अवाम इनके अगेंस्ट है, तभी तो ना ये इलेक्शन में जा रहे हैं, ना अवाम को ये आईनी हक देने को तैयार है। जो गुंडाइज्म, जो गुलोक्रेसी ये लोग कर रहे हैं, वो आज से ये शुरू करें। इसमें हुकूमत का मौकिफ तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शंस कब होंगे, असेंबलियां कब डिसॉल्व होंगी, ये फैसला हमने करना है। आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर न्यूट्रल्स को तकरीबन मेरा ख्याल है 4 मरतबा से तो ज्यादा बार पुकारा है। अभी कल ही वो कह रहे थे कि न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल ही रहे, आज वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। क्या इस पर भी आपकी पॉलिसी कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है? ना हमारी पॉलिसी कंफ्यूज्ड है, ना हम किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम तो एक सीधी सी बात कर रहे हैं कि ये हक्को बातिल की जंग है, ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। तो हम पाकिस्तान के चौकीदारों को ये कहना चाहते हैं कि मरासले पर तो इस मुल्क के ऊपर डकैती हो चुकी है, इस मुल्क को मकबूजा कश्मीर अब भी बना दिया गया। तो अब ये सोच लें कि अब भी उन्होंने न्यूट्रल रहने या अब भी उन्होंने आगे बढ़कर इस दूसरे अल्फाज में आप मुक्तदर हलकों से सपोर्ट सीख कर रहे हैं, जहां पर मेरी सुन ले, जहां पर पाकिस्तानी अवाम महफूज नहीं है, जहां पर चार दीवारी महफूज नहीं है, जहां पर इनके गुंडे रात को दीवारें फैलाकर हमारे घरों पर, हमारी बच्चियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो फिर ये फैसला कर लें कि हक क्या है, बातिल क्या है, क्या पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना रहे। तो आलिया हमजा साहिबा, अगर ये मार्का हक बातिल है तो इसमें आप मुक्तदर हलकों से क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? मतलब वो क्या करें ऐसे? न्यूट्रल का गेम नहीं जी, सॉरी, अगर ये मार्का हको बातिल ही है, वैसे तो इस पर भी मेरा इख्तलाफ है। मतलब ये आपकी सियासत है, जहाद है, हको बातिल है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। अब ये इसके ऊपर भी ऑब्वियसली ये दो लाइंस हैं, ऑब्वियसली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें आप मुक्तदर हलकों से क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं, 2 डिफरेंट थिंग्स कैसे हो सकती हैं? मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बता दें, ये 2 डिफरेंट थिंग्स कैसे हैं? ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। एक 3rd क्लास, एक 2nd ग्रेड का वहां पर एक उनका मुलाजिम पाकिस्तान को आकर धमकी देता है, रियासत को आकर धमकी देता है, यहाँ पर आकर ये कहा जाता है कि अगर इमरान खान को नहीं निकाला, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुक्तदर इदारों से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? डाल दिया तो मुल्क को हम माफ कर देंगे। क्यों? तो पाकिस्तानी अवाम निकल किस लिए रही है? पाकिस्तानी अवाम आजाद खारजा पॉलिसी के लिए निकल रही है, पाकिस्तानी अवाम अपनी इज्जत गैरत के लिए निकल रही है। पाकिस्तानी अवाम न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ना रहने का मशवरा दे रहे हैं? कौम नहीं है, तो ये नजरिए की जंग है, ये नजरिया हक और नजरिया बातिल की जंग है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रल्स, सहूलतकारों, हैंडलर्स सबसे ये चाहते हैं कि ये जो इस वक्त हो रहा है, सौदा इमरान खान को निकालने का नहीं हुआ था, सौदा इस मुल्क में आग लगाने का हुआ था। और अमरीकी सहूलतकारी के अंदर ये सौदा पाए तकमील तक पहुंचाना शुरू कर दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ सना बुच्चा साहब मौजूद होंगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मार्च की इजाजत ना देने का फैसला दुरुस्त फैसला है? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। और नहीं, दुरुस्त फैसला नहीं है। और दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइमिंग नहीं ठीक। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप बच्चों को कब से तमीज़ सिखाना शुरू करते हैं? बचपन से सिखाते हैं ना। आप उनको कहते हैं बड़ों को उठकर सलाम करो, अगर बड़ा खड़ा हो तो आप कुर्सी हाजिर कर दो, आप प्लीज़ कह के बात करें। आप बचपन से ये आप सिखाते हैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के छोटों को। मसला ये है कि इन्होंने पूरा इंतज़ार किया कि बच्चा जवान हो जाए, बल्कि बुढ़ापे में कदम रख ले, तो फिर उसको मैनर्स सिखाएं। जब ये, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए कोट कर रही हूँ, मेरे जो आपको ये एग्जांपल रिलेटेबिलिटी आपको ये बिल्ड करके बता रही हूँ कि इन्होंने जलसा किया, पहला इन्होंने जबान दराजी की, इन्होंने इदारों पे टारगेट किया, इन्होंने इनको बुरा भला कहा। और वो अरसा दराज जब वो प्राइम मिनिस्टर तब भी कह रहे थे, जब इन्होंने पहला जलसा एज ऑपोजिशन किया तब भी उन्होंने यही बात की। और इट जस्ट गॉट वर्स। हर जलसे में वो एक और कदम आगे चलते रहे। तो आपको उस वक्त
वक्त पेमरा को नोटिस भेजना याद नहीं आया, आपको उस वक्त उनका जलसा बंद करना याद नहीं आया, आपको उस वक्त उनसे बात करना याद नहीं आया, आपको उस वक्त अरेस्ट याद नहीं आए। अब मुझे बता दें वो ऐसी क्या तरगीब दे देंगे या सिखा देंगे अवाम को जो अब तक उन्होंने नहीं सिखाई है। इस्लामाबाद आके मुझे बता दें कि वो ऐसी क्या बात कर देंगे जो अब तक उन्होंने नहीं की है, और कितना वो इंतशार फैला लेंगे और वो क्या कर लेंगे। अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आप अपना माइट दिखा दें जो राइट है। आप बहुत देर कर चुके हैं, अब आप रोक नहीं सकते, बल्कि अब आप रोकेंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू। और ये जो फैसला अवाम ने करना है, हमने मशावरत करनी है, अवाम ने सिर्फ भुगतना है जी। फैसला इन्होंने ही करना है और ये इनसे फैसले भी नहीं होते और वो वक्त पे भी नहीं होते, क्योंकि ये फैसले इनके करने के हैं नहीं। ये इंतजार करते रहते हैं, अच्छा अब हमें क्या एडवाइस आएगी, अच्छा अब हालात कैसे जा रहे हैं, अब हमें कोई गारंटी दे दे, अब हमें को बता दे कि खान साहब से बात हो गई है, अच्छा आप कोई फोन कर ले, फोन उठा ले। ये इसी तरह से यहां तक पहुंचे हैं। अब जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया है कि चलो जी आंट दो देख लेंगे या ना आंट दो, तो अब वो करेंगे ना आंट दो। आप ये कह रही हैं कि ये फैसला हुकूमत ने दबाव में किया है? मैं कह रही हूं हुकूमत फैसला साजी अपनी अगर आजादाना है तो टाइमिंग गलत है, मगर आजादाना फैसला होता नहीं है ना हमारे मुल्क में। फैसले तो जाहिर है पहले उनको जमातों से पूछना है। मुझे ये लगता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो दे रिफ्यूज्ड टू सकम टू द प्रेशर दैट दे वर गेटिंग, व्हिच मींस कि आज उन्होंने रिफ्यूज किया तो पहले एक्सेप्ट किया है, और या फिर इंतजार कर रहे थे कि मामलात क्लियर हो जाए, हमें आगे की क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम बात करेंगे। मेरा ये ख्याल है दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो एडवाइस आई है या इन्होंने एडवाइस को रद्द किया है। लेकिन एडवाइस को रद्द किया है तो आज तक लेते रहे हैं, और एडवाइस को ले लिया तो इसका मतलब पहले भी ले रहे थे। तो फिर वो सेकंड ऑप्शन मेरा ख्याल है हो सकती है कि वो आगे की कोई क्लैरिटी मिल गई हो। आपको लगता है कि आगे की कोई क्लैरिटी मिली है? और फिर ये भी बता दीजिएगा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये फैसला सिर्फ हुकूमत का फैसला होगा या फिर ये रियासत का फैसला है कि तहरीक इंसाफ को रोका जाए, ऑल आउट जाना चाहिए? देखिए फैसला वैसे तो रियासत का ही होना चाहिए और रियासत ही हुकूमत जाहिर है सेट करती है वो टोन, लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है ये फैसले रियासत में कोई और मायने रखते हैं और कोई और फैसले करता है। मसला ये है कि कंफ्यूजन उस एंड पर है। आज तक इतनी कंफ्यूजन पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि या तो फैसला हो जाता था या नहीं होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, किसी को कभी आईन और कानून के पीछे छुपना नहीं पड़ा। इस वक्त काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरने का आपके पास जजमेंट मौजूद है, आप उसका एक सफा पढ़ लीजिए। अब जो होने जा रहा है उसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जा सकती है। पॉइंट ये नहीं है कि कानूनी तौर पर हुकूमत कर सकती है नहीं कर सकती, मसला ये है कि पॉलिटिकली ये उनके लिए डाउनफॉल है। और इस वक्त भी आपको बता दूं कि रियासत ये फैसला कर नहीं पा रही क्योंकि रियासत उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यह डिवीजन है रियासत में भी। आपकी ऑपोजिशन जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो भी अलग अलग सोच रखती हैं, अलग डर रखती हैं, अलग पैरानॉइड हैं, और आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है मेरा ख्याल है इस वक्त वो भी बहुत कंफ्यूज है कि करना क्या है। इस वजह से ये मुल्क कंफ्यूज है और इस वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। इस वजह से नहीं कि 4 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब आए हैं और इमरान खान साहब गए हैं, इस वजह से क्योंकि आपके मुल्क की अवाम को पहली दफा और बैरूनी ताकतों को पहली दफा यह पता चल गया है कि इस मुल्क के करता धरता कंफ्यूज है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है। वो कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आज एक गैर मामूली नौयत का मामला यह भी हुआ कि वफाकी काबीना इजलास से ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी अफसरान को बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद एक तासुर मिला कि अब जो सियासी लोग हैं वो बैठकर कोई फैसला कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं थे बल्कि बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी मौजूद थे, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा कि हम बाय ऑल यूज़ ऑफ फोर्स हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आने से रोकेंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये जो फैसला सरकारी अफसरान को वफाकी काबीना इजलास से निकाल कर हुआ है, वो क्या बातें हैं जो उनकी मौजूदगी में नहीं हो सकती थी? देखिए ये तो बड़ा क्लियर है, आप सादा सा सवाल कर रहे हैं लेकिन आपका क्वेश्चन फुली लोडेड है, आपको इसका जवाब खुद मालूम है, क्योंकि जब ये मामलात सिक्योरिटी इदारों से ऊपर होते हैं और उनकी तनख्वाह से ऊपर का स्केल होता है तो वो जाहिर है उनके सामने नहीं की जाती। इस वक्त हमारा मसला सिर्फ ये है कि इस मुल्क में अवाम
और इस वक्त आपके पुलिस एहलकार जो आज जिनकी शहादत हुई है, मॉडल टाउन वाला मामला जो हुआ है, वो बहुत ज्यादा मतलब इट्स इन सच बैड टेस्ट, और इतने दुख की बात है कि कोई अपनी ड्यूटी पे इस तरह से मारा जाए। अब उनके पास क्या कर रही थी गन, वो रेड जायज था या नाजायज था, मैं कह रही हूँ इससे हट के आपको सोचना पड़ेगा। इस वक्त आपकी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और आपकी पंजाब की पुलिस और ये इंस्टेबिलिटी और ये क्लैश, इट विल हैव ग्रेट कॉस्ट, और ये 1971 नहीं है, इसको ना बनाए 1971। इस मुल्क के टुकड़े मजीद नहीं हो सकते, इस मुल्क की आवाम मजीद इंतशार, मजीद कंफ्यूजन नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज whoever is in charge needs to take the call and people need to obey it. अच्छा सदा, मुझे सब लास्टली, मुझे प्रोड्यूसर बार बार कहते हैं ब्रेक लेनी है, किसी ना किसी सीन के अंदर कोई बेनिफिशियरी और कोई लूजर जरूर होता है। इस केस में आपको बेनिफिशियरी कौन दिखाई दे रहा है और लूजिंग एंड पे कौन दिखाई देता है? रेहान, दुख की बात यही है कि जो मैं ये इस बार तजिया करती हूँ या जो भी मैं कहती हूँ या सोचती हूँ, मुझे एक्चुअल में दुख है कि इस बार सब लूजर्स हैं। एवरीबडी इज गोइंग टू लूज। कि पाकिस्तान का लॉस होगा, ये आपके इदारे जिस तरह से एम्बैरसिंग पोजीशन में आ गए, ये पहले कभी नहीं थे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो मीडिया हो। आज आप ये देखिए कि एक मीडिया का माइक हटा के रख दिया जाता है। ये सहाफत वो नहीं कर रहे थे, चले किसी ने उसके ऊपर कंडेम नहीं किया क्योंकि सबको पता है वो कितने पानी में है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कल खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक माइक हटा देंगे, फिर जरदारी साहब कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 माइक हटा देंगे, तो इस मुल्क में हम किस तरफ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? हमारी ना मीडिया रही, ना आजाद, ना हमारे इदारे रिस्पेक्टफुल रहे, ना हमें किसी पॉलिटिशियन में यकीन है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये कर रहे हैं और ये सभी अरबाब फिक्र की सोच पे दस्तक भी है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ब्रेक लेनी है जी, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज पंजाब पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान के घरों पर रेड की गई, छापे मारे गए। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बग़ैर वारंट के ये छापे मारे गए जो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसी दौरान पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल कमाल अहमद जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहा था, यकीनन वो खुद से तो नहीं गया था किसी रेड करने के लिए, छापा मारने के लिए, किसी को गिरफ्तार करने के लिए, उसको कोई ऑर्डर्स आए होंगे और ऑब्वियसली अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, ऑर्डर्स थे, उसकी फ़राइज़ की अंजामदही थी, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी थी, गोली लगी और गोली लगने से वो जाँ बहक हो गया, अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन जाबर नहीं हो सका। अब एक बहस चल रही है कि पंजाब पुलिस का ये एहलकार, एक तरफ तो उसके नन्हे मासूम बच्चे के आंसू हैं जो देखे नहीं जाते हैं, पुलिस लाइंस के अंदर नमाज जनाजा अदा की गई तो वो मासूम बच्चा भी खड़ा हुआ था, यकीनन उसके अपने जज्बात है, उसने अपने बाप को खोया है, इर्रेपरेबल लॉस है। लेकिन बहस ऐसी चल रही है कि पंजाब पुलिस का ये कांस्टेबल शहीद है या नहीं है, यानी दूसरी तरफ के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहस छेड़ रहे हैं। इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, ज़रा वो गुफ्तगू आपके सामने रखता है। जो वाकया पेश आया लाहौर में, शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल? हैरान हूं, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, इस पे क्या कहा जा सकता है। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट जनाब जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू भी आपने सुनी है, बैकग्राउंड भी आपको मालूम है और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो फरमाया है वो भी यकीनन आपकी समातों से गुजरा होगा। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के ऊपर? ये एक नई बहस है भाई, ये शहीद है या नहीं है, ये बहस शुरू हो गई है सर। चौधरी परवेज इलाही साहब इस मुल्क के वो खानदान है जो इंतहाई मतानत और संजीदगी में जिनकी शोहरत है, बड़े संजीदा लोग हैं ये। मुझे अफसोस हुआ है कि चौधरी साहब जैसा जो जहांदीदा इंसान है उसको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं चौधरी साहब को कहनी चाहिए थी। एक आदमी जो है, कुरान हकीम की आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल सल्लम की अताअत करो और जो हाकिम है उसकी अताअत करो। अब वो कांस्टेबल अपनी जो उसकी फराइज है, जिम्मेदारी जो है उसकी, जिसका उसने हल्फ उठाया हुआ है, उसकी बजावरी में सीनियर के हुक्म पर वो गया गिरफ्तार करने, वर्दी में है, उन्होंने देखा यूनिफॉर्म में है, वो उससे बहस ये पूछ सकते हैं वारंट है नहीं है, ये गोली मारने का कहाँ है कि उसकी जान ले ली जाए। तो वो शहीद है, मेरी नज़र में वो शहीद है इसलिए कि हदीस मुबारका हैं
कि वो दो आदमी जो है उन पर जहन्नुम की आग हराम है। एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए और दूसरा वो जो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करता हुआ या वो अपने फराइज की बिजावरी। अब ये रियासत किया कि जी ये फितना एक सर उभारता है, लॉ ऑर्डर को तबाह करेगा। वन कत्ल कुरान और करने के लिए ये लॉ ऑर्डर की सिचुएशन लोग पैदा कर रहे हैं। मतलब ये एक सूबे से इसके 3 सूबों के खिलाफ लड़ाई है, जंग भावी जंगो-जदल। फिर शेख रशीद साहब के जो पिछले दिनों बयानात है गैर जिम्मेदाराना और जिम्मेदार लोगों के जो साबिक हुकूमत थी और के खून का जो इनकलाब आएगा, इस तरह की बातें जो घर घर ये नफरत की आग जो उन्होंने जला दी हुई है, उस सूरत हाल में वो कांस्टेबल अपनी जिम्मेदारी फराइज की जो थी उसमें गया है, तो वो आदमी जो है वो शहीद है। आपको पता होगा कि हजरत उमर फारूक के दौर में इजाजत मांगी कि मैं सिरात पे जाके लड़ना चाहता हूँ, जिहाद करना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है, आप यहीं रहे, आपको वो जो है जिहाद का सवाब यहाँ रह के मिलेगा। अब वो आदमी फराइज की अदायगी में गया है, सीने के कहने में गया है, यूनिफॉर्म में गया है, उस आदमी को अगर मार दिया है तो वो बंदा शहीद है। और इसलिए इस सूरत हाल में जिसके ये 3 बच्चे रह गए, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे बताइए यही हुकूमत थी ना जब लब्बैक वालों को ट्रेंच शुरू हो गई है। सर मेरा ख्याल लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन है। पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब हमारे साथ, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर भी ये बताया है कि वो कांस्टेबल जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारा गया है वो उनके नज़दीक शहीद है। और फिर इस तरह की बात करके उनका जो नन्हा मासूम बच्चा है यकीनन उसके जज्बात से तो नहीं खेलना चाहिए, उसके अहल खाना के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जहाँ तक लूज़र और बेनिफिशरी की बात है, तो मेरा ख्याल है कि इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर कम अज़ कम स्टेट लूज़र नहीं होनी चाहिए या मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, वो इकॉनमी हो, वो पॉलिटिक्स हो या समाजी रिवायात हो। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।